हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ के अंतर्गत जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं गॉर्डन आलपोर्ट व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो इन्होंने जो ये सिद्धांत है इसको 4 भागों में विभाजित करके इसकी व्याख्या की है। तो ये 4 भाग हैं। व्यक्तित्व की संरचना, सबसे पहले व्यक्तित्व की संरचना के विषय में इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की गतिकी। सेकंड पॉइंट है डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। थर्ड पॉइंट है व्यक्तित्व का वर्धन, ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। चौथा और लास्ट पॉइंट है शोध तथा मापन, रिसर्च एंड असेसमेंट। तो अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा व्यक्तित्व की संरचना, इसके विषय में हमने विस्तार से वर्णन किया। सेकंड पॉइंट भी देख चुके हैं व्यक्तित्व की गतिकी यानी कि डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। आज हम देखेंगे व्यक्तित्व का वर्धन, ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। आलपोर्ट महोदय के अनुसार कोई भी व्यक्ति या कोई व्यक्ति एक खास व्यक्तित्व को लेकर पैदा नहीं होता, ये आलपोर्ट महोदय का मत है, बल्कि जन्म के बाद वह एक खास व्यक्तित्व को विकसित करता है। यहाँ पर जो इन्होंने मुख्य बिंदु इसमें दिया है कि कोई व्यक्ति एक खास व्यक्तित्व को लेकर पैदा नहीं होता है, बल्कि जन्म के बाद वह एक खास व्यक्तित्व को विकसित करता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व विकास की व्याख्या के लिए कोई निश्चित कदम यानी कि स्टेप्स का वर्णन तो नहीं किया। प्लूप्रियम के विकास के 7 कदमों या चरणों को छोड़कर ये स्पष्ट कर दिया है कि जो चाइल्डहुड पर्सनालिटी है तथा वयस्कावस्था के व्यक्तित्व यानी कि एडल्टहुड पर्सनालिटी में कार्यात्मक निरंतरता यानी कि फंक्शनल कॉन्टिन्यूटी न होकर एक तरह का विभाजन होता है। उन्होंने चाइल्डहुड की पर्सनालिटी को मूलतः आनंद प्राप्त करने वाला और ध्वंसात्मक, स्वार्थपरक, आश्रित आदि बतलाया है। बच्चे हमेशा अपने ड्राइव से यानी कि अंतोर्ध तनाव एवं सहज क्रियाओं के अनुरूप इस ढंग से व्यवहार यानी कि बिहेवियर करते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक आनंद प्राप्त हो सके तथा कम से कम दुख या तकलीफ हो सके। इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा अपनी माँ से पर्याप्त सुरक्षा एवं स्नेह की प्राप्ति करना चाहता है, और यदि वह ऐसा करने में सफल होता है तो उसमें धनात्मक मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक विकास होता है, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल ग्रोथ उसमें हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। यदि बच्चों को माँ से पर्याप्त स्नेह अथवा सुरक्षा नहीं मिल पाती है तो उस परिस्थिति में एक दूसरे तरह का व्यक्तित्व विकसित हो जाता है, यानी कि दूसरे प्रकार की पर्सनालिटी विकसित हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ से पर्याप्त सुरक्षा एवं स्नेह बच्चों को प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों में असुरक्षा, आक्रामकता, ईर्ष्या, आत्म केंद्रिता, सेल्फ सेंटर्डनेस आदि अधिक हो जाते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व को अपरिपक्व व्यक्तित्व, इमेच्योर पर्सनैलिटी कहा जाता है, और ऐसा वयस्क व्यक्तित्व सचमुच में बाल्यावस्था के व्यक्तित्व यानी कि चाइल्डहुड पर्सनैलिटी का मात्र एक कार्यात्मक विस्तार, फंक्शनल एक्सटेंशन माना जाता है। इन दोनों तरह के व्यक्तित्व में यानी कि पर्सनैलिटी में स्पष्ट विभाजन न होकर एक तरह का कार्यात्मक निरंतरता, जो कि पहले बताया गया है, फंक्शनल कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की 6 कसौटी यानी क्राइटेरिया का वर्णन किया है। यह आलपोर्ट ने अपने सिद्धांत में ये बताया कि सामान्य विकास, नॉर्मल डेवलपमेंट के अंतिम चरण में व्यक्ति एक परिपक्व एवं मानसिक रूप से स्वस्थ यानी कि मेंटली हेल्दी व्यक्तित्व विकसित करता है। इस तरह के व्यक्तित्व के उन्होंने जो 6 कसौटियां बताई हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें आत्मन यानी कि सेल्फ के ज्ञान का विस्तार, एक्सटेंशन। यहाँ पर आलपोर्ट महोदय के कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति मेंटली हेल्दी होता है तब अपने सेल्फ के ज्ञान का विस्तार करता है कि इस दुनिया में क्या है, मैं क्या क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या क्या जानना चाहता हूँ, मुझे क्या बनना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तभी अपने विषय में सोचना प्रारंभ करता है और सोच कर वह आगे बढ़ना प्रारंभ करता है।
और जब वह अस्वस्थ होता है तो वह अपने जो है स्वास्थ्य पर ही ध्यान नहीं दे पाता है, तो सोचने की बात तो बहुत दूर हो जाती है। क्योंकि जो चेतन एवं अचेतन अभिप्रेरण पहले बताया जा चुका है, अल्पोर्ट महोदय ने ही बताया है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मोटिवेशन इसमें काम करता है। वह अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में, अल्पोर्ट महोदय जो है अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में चेतन अभिप्रेरण पर बल डालते हुए कहते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क इस बात से पूर्णतः अवगत होता है कि वह क्या कर रहा है तथा क्यों कर रहा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उन्होंने अचेतन अभिप्रेरण की उपेक्षा की है। उन्होंने फ्राइड द्वारा प्रतिपादित अचेतन मस्तिष्क अनकॉन्शियस माइंड की प्रशंसा की है। अल्पोर्ट का मत है कि अधिकतर अभिप्रेरण जिनका संबंध चेतन मस्तिष्क से होता है वास्तव में अचेतन में छिपी इच्छाओं से प्रभावित होता है, परंतु जो अहम है उसको उन्होंने नहीं माना है। उन्होंने फ्राइड के मत को स्वीकार यानी कि अस्वीकार कर दिया है कि अचेतन व्यक्तित्व को नियंत्रण करता है तथा उस पर प्रभुत्व दिखलाता है। अल्पोर्ट के अनुसार सामान्य व्यक्तित्व भले ही अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस द्वारा नियंत्रित होता है, परंतु एक परिपक्व एवं सामान्य वयस्क का व्यक्तित्व पूर्णतः चेतन के नियंत्रण में होता है। एक परिपक्व व्यक्तित्व पूर्ण रूपेण चेतन विचारों यानी कि कॉन्शियस थॉट्स द्वारा प्रभावित होता है। जैसे व्यक्ति के मन में विचार आते हैं और उनसे प्रभावित होकर वैसे ही कार्य करने के लिए आगे प्रेरित होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अचेतन के विचारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। दूसरा पॉइंट है दूसरों के साथ आत्मा यानी कि सेल्फ का सौहार्दपूर्ण संबंध, वार्म रिलेशनशिप। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ, मेंटली हेल्दी होता है, वह दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है। अल्पोर्ट महोदय का कथन है कि व्यक्ति भूत का नहीं बल्कि वर्तमान का परिणाम है। उसके सिद्धांत में चेतन परिणाम को महत्वपूर्ण माना गया है। वह सामान्य व असामान्य, बालक और वयस्क, पशु और मानव में निरंतरता नहीं मानता। उसे मनोविश्लेषण का सिद्धांत मंजूर नहीं है। वह मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की सहायता लेना उचित नहीं मानता, क्योंकि उसके अनुसार प्राकृतिक विज्ञानों की विधियां मनुष्य के जटिल व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकती हैं। उल्टे उनसे अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न होती है। यंत्रवत आदर्श, पशु आदर्श या बालक का आदर्श मानव व्यवहार को समझने के लिए उचित आधार नहीं है। मानव व्यवहार की व्याख्या करने के लिए अल्पोर्ट ने विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की सहायता ली है। मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए उसने प्रतिबद्ध, अनुक्रिया, आदत, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड तथा स्व या अहम के संप्रतियों का प्रयोग किया है। इनमें भी लक्षणों, अभिवृत्तियों और अभिप्रायों को मानकर या का जो है स्तर दिया गया है। व्यक्तित्व की अधिकांश प्रेरणा लक्षणों के द्वारा होती है, जिसे साइकोलॉजिस्ट मरे ने आवश्यकता, फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति और मैकडूगल ने स्थायी भाव कहा है। तो यहाँ पर अल्पोर्ट महोदय के कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्तित्व का वर्धन हो रहा होता है और वह मेंटली रूप से स्वस्थ होता है, तब दूसरों के साथ जो है सौहार्दपूर्ण यानी कि स्नेह वाले संबंध स्थापित कर लेता है और किसी के साथ बुरे संबंध उसके स्थापित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है संवेगात्मक सुरक्षा, इमोशनल सिक्योरिटी। अल्पोर्ट महोदय ने बताया कि जो मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्तित्व होता है वह संवेगात्मक सुरक्षा महसूस करता है और उन्हीं सदस्यों के बीच रहना चाहता है जिनसे उसको सुरक्षा मिलती है। और जो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक नहीं होते हैं या व्यक्तित्व नहीं होते हैं, वह हमेशा असुरक्षा की भावना ही महसूस करते हैं और हर जगह दुखी हो जाते हैं तथा तनावग्रस्त रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक प्रत्यक्षण, रियलिस्टिक परसेप्शन, कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स तथा कुछ कार्यों के प्रति वचनबद्धता, कमिटमेंट। तो इस पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे कि वह जब मानसिक रूप से स्वस्थ होता है बालक, तब वास्तविक यानी कि जो रियल होता है उसी का प्रत्यक्षण करता है, कौशलों का विकास भी
इसी तरह के व्यक्तित्व में होती है तथा कुछ कार्यों के प्रति वचनबद्धता कि मुझे ये कार्य करना है, अपने आप को वचन देना या दूसरों को वचन देना भी स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्तित्व में होता है। क्योंकि जो सामान्य विकास होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट, उसके अंतिम चरण में बालक जो है कौशलों का विकास बालक के अंदर होता है और वास्तविक प्रतिक्षण होता है तथा कुछ कार्यों के प्रति वचनबद्धता होने लगती है। इससे क्लियर होता जाता है कि वास्तव में सामान्य विकास का अंतिम चरण है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्म वस्तुनिष्ठता, सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, अर्थात आत्म में सूझ तथा हास्य का ज्ञान। अल्बर्ट महोदय ने बताया कि इस चरण में यानी कि नॉर्मल डेवलपमेंट के अंतिम चरण में बालक आत्म वस्तुनिष्ठता को समझने लगता है तथा आत्म यानी कि सेल्फ में सूझ से काम करना सीख जाता है तथा इनसाइड यानी कि सूझ से काम करना सीख जाता है तथा हास्य का ज्ञान भी हो जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि जो हमारे साथ समस्याएं रहती हैं वह अगर व्यक्ति हंसता रहता है तो वह दूर हो जाती हैं। हंसी से आत्मज्ञान जो है एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और जीवन को अच्छी तरह से जीता है। हंसना एक प्रार्थना के समान है। अगर आप हंस सकते हैं तो आपने प्रार्थना करनी सीख ली है। आज अनेक साइकोलॉजिस्ट तथा प्राकृतिक चिकित्सकों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और हंसने से शक्ति प्राप्त होती है। हंसी प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दी गई दवाइयों से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालने वाली दवाई है। हम जब किसी भी व्यक्ति को हंसते हुए देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वह वास्तव में जो है विकास के इस चरण में यानी कि जो नॉर्मल डेवलपमेंट है उसके इस चरण में है और वह स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। लेकिन यहाँ पर यह भी हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि व्यर्थ में व्यक्ति हंस रहा है, जहां पर हंसने का स्थान नहीं है वहां भी हंस रहा है, ऐसा नहीं है। जहां पर आवश्यकता है और जहां पर व्यक्ति कार्यशील है और प्रसन्न अवस्था में है, हम समझ सकते हैं कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है जिंदगी की एक संतोषजनक नीति, यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जिंदगी की एक संतोषजनक नीति जिससे भविष्य के लक्ष्यों यानी कि जो फ्यूचर गोल है कि वो व्यक्ति की जिंदगी के सभी पहलुओं को निर्देशित किए जाना संभव हो जाता है। जो ये 6 कसौटियां बताई गई हैं इनके आधार पर अल्पोर्ट के अनुसार धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य यानी कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की पहचान की जा सकती है। इस प्रकार से ये जो पॉइंट था व्यक्तित्व का वर्धन, ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें इन्होंने ये जो बताया था कि कोई भी व्यक्ति कोई खास व्यक्तित्व को लेकर पैदा नहीं होता है और दूसरा पॉइंट बताया था कि यदि बच्चों को मां से पर्याप्त स्नेह अथवा सुरक्षा नहीं मिल पाती तो उस परिस्थिति में एक दूसरे तरह का व्यक्तित्व विकसित हो जाता है। ये क्लियर हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।